स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अवनयन। हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अवनयन के क्या कारण हैं और इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप बीए थर्ड ईयर में हैं और आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो एक पेपर होता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन आता है। कभी कभी 500 शब्दों में आ जाता है जिसमें आपको 10 नंबर मिलते हैं और कभी कभी 200 शब्दों में भी ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो पर्यावरण अवनयन टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछेगा, पर्यावरण अवनयन के कारण एवं समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ओके, ये क्वेश्चन 500 शब्दों में पूछ लिया जाता है, अक्सर 500 शब्दों में ही आता है। तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, किसी चीज़ या किसी प्रश्न को लिखने के पहले उस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए पर्यावरण के अवनयन के कारण और समस्या पर प्रकाश डालना है, यानी 2 चीज़ें तो आपको मिल गई, कारण और समस्या, ये 2 लिखना ही लिखना है। एक और लिखना है, इसमें आपको ये बताना पड़ेगा पर्यावरण अवनयन है क्या। हालांकि ये कम लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 टॉपिक हैं। एक तो पर्यावरण अवनयन है क्या, दूसरा इसका कारण और तीसरा इसकी समस्या। ये 3 टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे इस प्रश्न में। ओके, तो सबसे पहले जब आपके सामने कोई प्रश्न आए तो उसका फॉर्मेट बना लीजिए कि इसको हमें कैसे तोड़ तोड़ कर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पर्यावरण अवनयन है क्या। ओके, देखिए पर्यावरण अवनयन का अर्थ है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भौतिक तत्वों का इस सीमा तक गुणात्मक ह्रास कि वे स्वनियमन एवं स्वसंवर्धन व्यवस्था बनाए रखने में पंगु होकर अपने कुप्रभाव से जैव जाति को नुकसान पहुंचाने लगे। ओके, पर्यावरण अवनयन का क्या अर्थ है। देखिए पर्यावरण अवनयन का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। देखिए वैसे तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो अपने आप सही हो जाता है। जैसे हम पेड़ काटते हैं, पानी को गंदा करते हैं, तो एक प्रक्रिया चलती रहती, धीरे धीरे ये अपने आप सही हो जाता है। लेकिन अगर हम पेड़ बहुत ज़्यादा काट दें, बहुत ज़्यादा पानी को दूषित कर दें, तो क्या होगी, एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वो क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा पर्यावरण अवनयन का अर्थ है मानवीय क्रियाकलापों, यानी कि जो मानव क्रियाकलाप करता है उसके द्वारा भौतिक तत्वों का इस सीमा तक गुणात्मक ह्रास। गुणात्मक ह्रास का मतलब यहाँ पर है नुकसान, और भौतिक पर्यावरण का मतलब, जो भौतिक पर्यावरण मतलब अजैविक घटक हैं जितने भी, चाहे वो वन हो गया या फिर आप जल को ले लीजिए, वायु को ले लीजिए, मिट्टी को ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब भौतिक तत्व हैं। तो अगर हम भौतिक तत्वों का हनन करेंगे, उसमें उसको नुकसान पहुंचाएंगे, वही कह रहा है कि भौतिक तत्वों का इस सीमा तक गुणात्मक ह्रास मान कर दें कि वे स्वनियमन और स्वसंवर्धन व्यवस्था बनाए रखने में पंगु होकर अपने कुप्रभाव से जैव जाति को नुकसान पहुंचाने लगे। तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ये पर्यावरण अवनयन हो गया। अब यहाँ पर एक शब्द और आया, इसको भी समझ लिए, स्वनियमन और स्वसंवर्धन। स्वनियमन और स्वसंवर्धन मतलब होता है अपने आप उसको ठीक करना। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। स्वनियमन और स्वसंवर्धन का मतलब होता है अपने आप रिकवर कर लेना। तो पर्यावरण में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि अगर हम उसको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। पर्यावरण ऐसी चीज़ है ना कि वो अपने आप उसका, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे होता है ना कि हमारी भाई अगर सिर दर्द कर रही है, तबीयत खराब है हमारा, तो कभी कभी अपने ठीक हो जाता है। तो ऐसे पर्यावरण का है कि अगर हम थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर रहे हैं पर्यावरण में, थोड़ा बहुत अगर प्रदूषण फैला रहे हैं, तो पर्यावरण कंट्रोल कर लेगा उसको, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम यही बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर करने लगें, ओके, जल को बहुत ज़्यादा गंदा करने लगे, मिट्टी में बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगें, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा कर दें और वृक्षारोपण कम कर दें, तो ऐसा अगर करेंगे, या फिर हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने लगे, तो पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। ओके, तो करना है भाई, ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो ज़रूरत है, लेकिन उसको लिमिट में करेंगे तो सही रहेगा। तो पर्यावरण अपने आप उसको रिकवर कर लेगा। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए हानिकारक हो जाती है और वो पर्यावरण अपने कुप्रभाव से हम लोग को नुकसान पहुँचाने लगता है। तो ये पर्यावरण अवनयन है। ओके, अब भाई पर्यावरण अवनयन होता कैसे, इसके कौन कौन से कारक है, कारण क्या हैं। तो देखिए पर्यावरण अवनयन के कारक या कारण कुछ भी आ सकता है, कारक या कारण दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। देखिए पर्यावरण अवनयन के लिए 2 प्रकार के कारण जिम्मेदार हैं।
एक तो मानवीय कारक या कारण और दूसरा है प्राकृतिक कारक या कारण। ओके, मतलब मानवीय हस्तक्षेप से भी पर्यावरण अवनयन होता है और कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं से भी या प्राकृतिक घटनाओं से पर्यावरण अवनयन हो जाता है। अब जैसे पर्यावरण अवनयन कैसे होता है, मानवीय कारक, अभी मैं कुछ आपको थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ, अभी इसको मैं डिटेल करूँगा। देखिए, मानवीय कारक में जैसे वन विनाश। अब भाई वनों को हम काटते जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, वन विनाश ही होगा और फिर पर्यावरण अवनयन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो वनों का हम विनाश करते जा रहे हैं, इससे पर्यावरण अवनयन होता है। दूसरा है कृषि क्षेत्र का विस्तार। कृषि क्षेत्र का विस्तार, जैसे कृषि क्षेत्र का चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि करना आवश्यक है और कृषि के लिए खेतों की जरूरत पड़ेगी। तो खेतों को कैसे हम लोग बनाते हैं, जंगलों को साफ करके, तो इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो कृषि क्षेत्र के विस्तार से भी पर्यावरण को नुकसान होता है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। फिर है जनसंख्या वृद्धि। भाई जनसंख्या वृद्धि से आप जानते हैं पर्यावरण को नुकसान ही होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे नगरीकरण और औद्योगिकरण। ओके, नगरों को बसाया जा रहा है वनों को काट करके, फैक्ट्री कारखाने लगाए जा रहे हैं जंगलों को साफ करके। तो ये सब मानवीय कारक हैं, इनके कारण क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, यानी पर्यावरण अवनयन होता है। अब दूसरा इसमें आ जाता है प्राकृतिक कारक। तो इसमें प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं। ओके, जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, इनसे भी पर्यावरण को नुकसान हो जाता है, ज्वालामुखी फट गया। या फिर पर्यावरण के लिए कुछ हानिकारक पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो पर्यावरण के लिए ही हानिकारक होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अब एक एक करके इनको डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मानवीय कारक या मानवीय कारण। ओके, मानव कौन कौन से काम करता है जिन कारणों से पर्यावरण को नुकसान होता है, पर्यावरण अवनयन होता है। तो देखिए, मानवीय कारक में सबसे पहला जो है वन विनाश, मैंने आपको बताया था। अब इसको समझिए। देखिए, मानव समाज की समृद्धि, कल्याण, स्वास्थ्य तथा देश की अर्थव्यवस्था वनों पर निर्भर करती है। क्योंकि मानव समाज की समृद्धि, कल्याण, स्वास्थ्य तथा देश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, वनों पर। अब समृद्धि, भाई बहुत लोग पेड़ लगा करके पैसे कमाते हैं तो समृद्ध हो जाते हैं। कल्याण, स्वास्थ्य तथा देश की अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था जैसे आप कागज़ वगैरह ले लीजिए तो ये पेड़ों से ही बनाए जाते हैं। स्वास्थ्य, बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो पेड़ों से ही प्राप्त की जाती हैं या पौधों से प्राप्त की जाती हैं। तो कुल मिलाकर मानव समाज की जो समृद्धि है, कल्याण है, स्वास्थ्य है तथा अर्थव्यवस्था, ये वनों पर ही निर्भर है। फलस्वरूप इसे राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। वनों की क्या कहा जाता है, किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा वहाँ का वन होता है। उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ की प्राप्ति, मैंने बताया अगर कागज़ उद्योग लगा है तो कागज़ बनाने की कच्चा माल कहाँ से मिलेगा आपको, पेड़ों से ही मिलेगा। भवन निर्माण के लिए लकड़ियाँ, औषधियाँ तथा ईंधन की प्राप्ति के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। अब चूँकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी, अब जैसे भारत में तो उतना लकड़ी का प्रयोग नहीं होता भवन के निर्माण में, लेकिन जो पहाड़ी देश हैं वहाँ पर जो भवन निर्माण किया जाता है, नहीं घर बनाए जाते हैं, वो लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। तो लकड़ी बनाने के लिए हम लोग घर बनाने के लिए लकड़ी काटते हैं, औषधि प्राप्त करने के लिए। या कभी कभी जो पिछड़ा इलाका है वहाँ पर अभी भी मतलब ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, कंडे का प्रयोग किया जाता है, उपले का, जिसे आप उपला भी कहते हैं, जो गोबर से बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान ही पहुँचता है। ओके, तो इस प्रकार अगर हम वनों का विनाश करेंगे तो पर्यावरण अवनयन जैसी समस्या जन्म लेगी। तो पहला आपको समझ में आया वन विनाश। वन विनाश से कैसे पर्यावरण प्रभावित होता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कृषि क्षेत्र का विस्तार। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। बिल्कुल सही भाई, भोजन के बिना, देखिए भोजन के बिना तो रह ही सकता है, लेकिन पानी के बिना तो शायद 2-3 दिन तक ना रह पाए, लेकिन फिर भी भोजन मूलभूत आवश्यकता है। ओके, भोजन के बिना मनुष्य ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। वो क्या कह रहा है, अधिक दिनों तक नहीं रह सकता। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि का विकास आवश्यक है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको खाने खिलाने के लिए अन्न की ज़रूरत पड़ेगी, और अन्न कहाँ से उपजेगा, ज़मीन से। फलस्वरूप वनों का विनाश करके कृषि क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है।
कृषि क्षेत्रों को बाद में छोड़कर दूसरे जगह के जंगलों को काटा जाता है। मान लीजिए एक जगह का जंगल काट के साफ किया गया, वहाँ कृषि की गई, फिर उस 2-3 साल बाद वहाँ पर कृषि करके उस स्थान को छोड़ दिया गया क्योंकि वो अनुपजाऊ हो गई। फिर दूसरे जगह गए, जंगलों को काटे, वहाँ कृषि करने लगे, फिर ऐसे ऐसे करके क्या होगा कि जंगल आपके बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं दाह और कर्तन कृषि कहते हैं, या स्थानांतरित कृषि कहीं कहीं इसको बोलते हैं। इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। ओके, तो वन खत्म होते जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है। तो दूसरा कारण आपको समझ में आया। पहला आपको वन विनाश, दूसरा है कृषि क्षेत्र का विस्तार, और कृषि क्षेत्र का विस्तार भी कहीं ना कहीं वन के विनाश से ही संबंधित। फिर यहाँ पर है तीसरा आपका जो है ये है जनसंख्या वृद्धि। गा है जनसंख्या वृद्धि। लगातार बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों का उपयोग अधिक हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ तमाम तरह के प्रदूषण जैसे वायु, जल, मृदा, ध्वनि आदि में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब चूँकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको खाने पिलाने के लिए, खाद्य पूर्ति करने के लिए संसाधनों का अधिक उपयोग किया जा रहा है। अब संसाधनों का अधिक उपयोग करेंगे तो एक दिन संसाधन खत्म हो जाएंगे, जिससे तमाम तरह की पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण। अब जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो गाड़ियाँ ज़्यादा निकलेंगी भाई, जहाँ एक मोटरसाइकिल निकलती थी वहाँ 4 निकलेंगी। ओके, तो अब 4 मोटरसाइकिल से धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें क्या करेंगी? वायु प्रदूषण फैलाएंगी। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल का उपयोग करेंगे तो जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, वाहन अगर बढ़ेंगे तो वाहनों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होगा। तो मतलब कुल मिलाकर ये मानिए कि जो प्रदूषण जितने भी हैं या जो पर्यावरणीय प्रदूषण हैं उनका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। जनसंख्या के ही कारण सारे जो हैं प्रदूषण हो रहे हैं। इसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा एक एक करके कि वायु प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है। ओके, तो इसके कारण भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। फिर यहाँ पर है चौथा आपका, मैंने बताया नगरीकरण और औद्योगिकरण। इसके कारण भी पर्यावरण अवनयन हो रहा है। कैसे? मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगातार नगरीकरण और औद्योगिकरण का विस्तार करता जा रहा है। वनों को काटकर उद्योग और सड़कों का विकास किया जा रहा है। उद्योगों और वाहनों की निरंतर वृद्धि होने से, अब देखिए उद्योग और वाहन जब इनकी निरंतर वृद्धि होती है तो वायु और ध्वनि प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। नगरीकरण के कारण मल मूत्र, धुआं, कचरा, अपशिष्ट पदार्थ नाली नालों व मल जल में वृद्धि होती जा रही है। मल जल मतलब जो गंदे जल हैं। ओके, नाली नाले तो आप जानते ही हैं। इनके कारण पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। तो ये अभी तक मैंने आपको बताया मानवीय कारक, यानी कि मानव के कौन कौन से काम हैं जिन कारणों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण अवनयन हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों की तो हमने आपको बताया इसमें बेसिकली 2 ही चीज़ें हैं। एक तो प्राकृतिक घटनाएं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अनेक प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, वनाग्नि। वनाग्नि मतलब वन में आग लग जाती है कभी कभी, आप बोलते हैं इसे वन आग्नि। अग्नि मतलब क्या होता है? आग। तो उसी को मिला करके वनाग्नि कर दिया गया, मतलब वनों में लगने वाली आग। तो प्राकृतिक घटनाएं हैं ज्वालामुखी, भूकंप, वनाग्नि, भूस्खलन, आंधी तूफान, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। हिमावरण मतलब हिम की बारिश होने लगी। सूखा, सूखा का मतलब कहीं बारिश ही नहीं हुई, एकदम मतलब 6-7 महीना हो गया बारिश ही नहीं हुई। हिमस्खलन, पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट गया, यानी कि पूरा का पूरा जो बर्फ़ का पहाड़ था उसमें स्खलन हो गया। स्खलन का मतलब गिर जाना, ढह जाना। तो ये सब पर्यावरणीय घटनाएं हैं और इनके कारण भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ओके, जब ज्वालामुखी फटता है, भूकंप आता है, आंधी तूफान आता है तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पर दूसरा इसमें आता है पर्यावरण के लिए हानिकारक पेड़ पौधे। पर्यावरण के लिए अनेक प्रकार के पेड़ पौधे भी हानिकारक होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, चटक चांदनी। ये चटक चांदनी एक पेड़ का नाम है। ओके, चटक चांदनी, गाजर घास, जलकुंभी, लैंटाना और सदाबहार, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक पौधे हैं। तो ये सब पौधे, जैसे हम इसके बारे में ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन
यूकेलिप्टस जो कि हर गांव में लगभग पाया ही जाता है, ये क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा इसको मतलब चाहिए। अगर आप यूकेलिप्टस पेड़ लगाते हैं तो आसपास का जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोख लेता है, क्योंकि इसके बढ़ने के लिए पानी चाहिए। तो इससे क्या होता है, पानी की कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में कमी पड़ जाती है। अब मान लीजिए एक पेड़ लगा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने यूकेलिप्टस के बहुत सारे पेड़ लगा दिए तो कभी कभी क्या होता है कि नलों में पानी आना ही बंद हो जाता है, तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो स्वयं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम लोग पर्यावरण अवनयन से उत्पन्न समस्याएं पढ़ लेते हैं कि पर्यावरण अवनयन होता है तो हम उन लोग को क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना हम लोग को करना पड़ता है। जैसे पहला है, पेड़ पौधों के लगातार विनाश से मौसम और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप ठंडी के समय गर्मी और गर्मी के समय वर्षा होती है। ओके, मान लीजिए आप गर्मी में गेहूँ मई जून में अप्रैल में फसल उगा रहे हैं, चावल का फसल उगा रहे हैं भाई, अप्रैल मई में इसकी बुआई की जाती है, तो इसमें बारिश ही नहीं हुई, उसमें ठंडी पड़ रही है, तो क्या आप चावल की फसल सही से हो पाएगी। या फिर मान लीजिए जब गेहूँ बोने का समय है, जैसे अक्टूबर नवंबर का, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, मूसलाधार वर्षा हो गई, पूरा गेहूँ बर्बाद हो गया। और जब बरसात का समय था तब वर्षा ही नहीं हुई, जब ठंडी का समय है तब गर्मी हो रही, तो मतलब उल्टा सीधा हो जाता है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम लगातार वनों का विनाश करते जा रहे हैं। जब वन ही नहीं रहेंगे, वनों को कहा जाता है भाई बारिश कराने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। ओके, तो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। फिर दूसरा है, कृषि क्षेत्र के विस्तार से, मान लीजिए हम भाई जंगलों को साफ करते जा रहे हैं तो क्या होगा, कृषि क्षेत्र के विस्तार से मृदा प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। लगातार कृषि क्षेत्र के विस्तार से वन समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अब जो जीव जंतु हैं, बहुत सारे जीव जंतु, शेर, बाघ, भालू और तमाम प्रकार के, तो मैंने बड़े बड़े नाम लिए, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं भाई, उनका घर अगर उजाड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएंगे, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। फिर तीसरा पॉइंट है, लगातार संसाधनों का उपयोग करने से संसाधन खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। परिणामस्वरूप भविष्य में आने वाली पीढ़ी को गहरे संकट का सामना करना पड़ेगा। अब भाई कोयले का अमेरिका में इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया कि कोयला अमेरिका में लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। अब जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो किससे ऊर्जा उत्पन्न करेंगी, तो इसलिए जो संसाधन लिमिटेड हैं, अनविकरणीय संसाधन, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 7 की किताब में, शायद क्लास 8 की किताब में, जब मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा था, तो एनसीईआरटी आप पढ़िए। ओके, मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, वैसे प्राकृतिक, मानव निर्मित। फिर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनविकरणीय। तो अनविकरणीय संसाधन है वो एक बार समाप्त हो जाने पर वो दोबारा नहीं बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस। तो कोयला, पेट्रोलियम को हमको बचा कर रखना है भविष्य के लिए, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा उनका उपयोग करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या हो जाएगी। अब देखिए चौथा पॉइंट है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका मानव स्वास्थ्य, कार्य क्षमता, जनन क्षमता, जीवन अवधि, वंश वृद्धि आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ओके भाई, मानव की कार्य करने की क्षमता भी कम हो गई। पहले एक मानव बहुत ज़्यादा काम कर लेता था, कोसों पैदल चला जाता था, आज का मानव 2 किलोमीटर पैदल नहीं जा पाएगा, थकान महसूस करने लगेगा। स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रोग हो जाता है उसको, कई प्रकार के। जीवन अवधि उसकी घट गई, जहाँ पहले के आदमी 100 से ऊपर जीते थे, आजकल के आदमी 60-70 तक मुश्किल से जी पाते हैं। वंश वृद्धि, ओके। जनन क्षमता का मतलब आप कह सकते हैं जो बच्चे पैदा करने की क्षमता, ये भी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये सारे प्रभाव पड़ते हैं अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो। फिर यहाँ पर है आपका जो लास्ट पॉइंट है, मोटर गाड़ी और औद्योगिकरण से उत्पन्न खतरनाक गैसों से तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। ओके, अब जो मोटर गाड़ी है या कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इनसे धुआं निकलता है, उसमें कई प्रकार की जहरीली गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और भी जो गंदे चीज़ें होती हैं। मतलब जहाँ कहीं भी आप देखिए, जहाँ फैक्ट्री लगी होती है वहाँ आसपास मतलब बहुत ज़्यादा गंदा इलाका होता है, तो उससे जहरीली गैसें, मीथेन गैसें निकलती हैं। तो सब क्या करती हैं, हमारे ओजोन परत को कमज़ोर करती हैं, जिससे कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अब जब हमारी ओजोन परत जो है वो कमज़ोर होगी तो सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी और तमाम तरह के रोग को जन्म देंगी। तो इससे क्या होगा, मानव स्वास्थ्य पर
बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया पर्यावरण अवनयन क्या है, पर्यावरण अवनयन के कौन कौन से कारक हैं और समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।